स्टूडेंट, बेटा आपका क्लास 9th में साइंस का चैप्टर चल रहा है और चैप्टर फर्स्ट है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे चारों ओर हमने अब तक बहुत सारे मैटर देखे, हमने मैटर की स्टेट देखी और अब हम चल रहे थे हम मैटर की स्टेट को किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में टेम्परेचर को चेंज करके आपको बताया था कि हम मैटर की स्टेट को इस टाइप से सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, फिर गैस से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में चेंज किया था। अब मैंने आपको बताया था कि सेकंड टाइप है बाय चेंजिंग प्रेशर। हम इस मैटर की स्टेट को प्रेशर चेंज कर भी बदल सकते हैं। अब इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। इफ़ वी कंप्रेस द गैस, हम यदि किसी गैस को कंप्रेस करें, माने कंप्रेस में दबाया जाए, तो इन ए सिलेंडर, एक सिलेंडर में ले लिया जाए, जैसे कि ये है, इसमें हम गैस ले लें और एक सिलेंडर के द्वारा इसको हम दबाएं, बिल्कुल प्रेशराइज करें, तब क्या होने वाला है, तो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी। जब हम प्रेशराइज करेंगे तो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी और एंड फाइनली गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और गैस क्या बन जाएगी, गैस लिक्विफाइड हो जाएगी। फिर समझ लीजिए एक्टिविटी को, मैं एक्टिविटी द्वारा भी समझाऊंगा कि यदि हम किसी गैस को एक सिलेंडर में लेकर कंप्रेस करें तो उसके पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस रिड्यूस हो जाती है और रिड्यूस होने पर उसके पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, जिससे गैस लिक्विफाई हो जाती है। अब हम एक एक्टिविटी के द्वारा देखते हैं। एक्टिविटी में आप देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा मैंने 3 सिलेंडर लिए। पहले सिलेंडर में गैस भरी और गैस भरने के बाद उसमें हमने एक पिस्टन लगा दिया, तो उसके अंदर, सिलेंडर के अंदर अभी भी क्या है, गैस है। पिस्टन से हमने प्रेशर अप्लाई किया तो गैस, जब गैस पर के जो पार्टिकल है उसके बीच की दूरी कुछ कम हुई और वह लिक्विड में चेंज हो जाती है। हमने एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर में गैस भरी और एक पिस्टन से उसे कंप्रेस में दबाया गया, तो उसके पार्टिकल के बीच, गैस के पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कम हो गई और वह लिक्विड में चेंज हो गया। हम अभी नहीं माने, हमने फिर दूसरे सिलेंडर में उस लिक्विड को ले लिया। अब लिक्विड पर फिर पिस्टन से लिक्विड पर देखते हैं हम क्या चेंज होगा जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। हमारे मन में एक उत्सुकता रहती है, जब हमने, साइंस हमें यही सिखाती है कि जब हमने कोई काम किया तो हमें इससे क्या मिलने वाला है। पहले हमने सिलेंडर में गैस ली, गैस को कंप्रेस किया, कंप्रेस करने पर हमें वह सिलेंडर में जो गैस थी उसके पार्टिकल पास पास आने की वजह से वो लिक्विड में बदल गई। अब हमारे में अंदर एक उत्सुकता बनी कि भाई अगर हम लिक्विड पर भी पिस्टन से दबाया जाए, कंप्रेस किया जाए, तब क्या होने वाला है। वही हमने किया, हमने लिक्विड पर फिर पिस्टन से और ज़्यादा कंप्रेस किया तो लिक्विड के पार्टिकल बेचारे और पास पास आ गए। जब पास पास आ गए, पार्टिकल के पास पास आ जाने पर वह सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो इस टाइप फिर हमने और भी प्रेशर करा, परंतु जब उनके बीच में स्थान ही नहीं रहा, उनके बीच में स्पेस ख़त्म हो गया, तो उनके बीच में अब और कंप्रेस नहीं किया गया। तो इसका मीन्स हुआ कि हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड को गैस के अपेक्षा कम कंप्रेस कर सकते हैं और सॉलिड को न के बराबर कंप्रेस किया जा सकता है। रीज़न क्या है,
उनके बीच का स्पेस। गैस में मैक्सिमम स्पेस होता है गैस के पार्टिकल के बीच में, लिक्विड में गैस से कम होता है और सॉलिड में बिल्कुल कम होता है। आगे चलें, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो गैस हॉस्पिटल में यूज होती है। आपने देखा होगा पेशेंट के लिए हॉस्पिटल में सिलेंडर रखे जाते हैं, वह O2 होती है। उसे भी हम गैस को प्रेशराइज करके, प्रेशर अप्लाई करके लिक्विड में चेंज करते हैं, फिर लिक्विड फॉर्म ही हॉस्पिटल में सप्लाई की जाती है, जो पेशेंट को क्या देते हैं, जीवन दान देती है। यानी कि गैस, ऑक्सीजन गैस जब उसे मिलेगी, उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो हम उसे ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन देते हैं और उसे जीवन दान मिलता है। एक ऐसे ही सॉलिड फॉर्म होती है CO2 से, एक ऐसी ही सॉलिड फॉर्म होती है CO2 की। तो CO2 से प्रेशर कम किया जाता है, हम सॉलिड फॉर्म CO2 यानी कि ड्राई आइस का प्रेशर कम कर दें तो यह सीधी यानी डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाती है। ड्राई आइस यानी कि सॉलिड CO2 लिक्विड में चेंज नहीं होती, सीधी गैस में चेंज हो जाती है। इसलिए CO2 को हम ड्राई आइस भी कहते हैं। प्रेशर इज़ रिमूव फ्रॉम द ड्राई आइस। अगर हम ड्राई आइस से प्रेशर रिमूव कर दें तो इट चेंज इनटू डायरेक्टली गैस, तो यह गैस में सीधी चेंज हो जाती है बिना लिक्विड में बदले। सो इट इज़ कॉल्ड ड्राई आइस, इसलिए ही इसको हम ड्राई आइस कहते हैं। अब बेटा, हमने आपको प्रेशर का इफ़ेक्ट बताया, अब आगे हम नेक्स्ट उसमें बताते हैं। पॉइंट है हमारा वेपरेशन। वेपरेशन क्या होता है? हमने आपको बता दिया कि टेम्परेचर से हम कैसे स्टेट चेंज करते हैं और प्रेशर से हम कैसे स्टेट चेंज करते हैं। अब हम वेपरेशन की बात करें, इट इज़ सरफेस फिनोमिनन। सरफेस पे होने वाली वह घटना है इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड वेपरेशन। आप समझो, यानी कि लिक्विड की सरफेस पर होने वाला फिनोमिनन एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर। किस टेम्परेचर पर? बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर। बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ही सरफेस से, उसकी सरफेस से, लिक्विड की सरफेस से वेपर में चेंज हो जाना क्या कहलाता है? वेपरेशन कहलाता है। हम एक ऐसी एक्टिविटी देखते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। हमने एक बीकर में पानी लिया और उस पानी पर मार्क कर लिया और 2 से 3 दिन के लिए रख दें तो आप देखेंगे उसमें से कुछ पानी गायब हो जाता है। अब हमारे दिमाग में बात आती है कि भाई ये पानी गायब क्यों हुआ, ये पानी कहाँ गया? तो भैया, जो पानी गायब हुआ वो कहाँ गया? वेपरेट हो गया वह पानी। अब पानी वेपरेट हुआ, यानी कि वेपरेट होने में वो सीधा का सीधा किस में चलेगा? लिक्विड से वेपर बन गया और हमें पता भी नहीं चला। अब वेपर बनकर एटमॉस्फेयर में चला गया एयर के साथ, इसे ही वेपरेशन कहते हैं। इसका टेम्परेचर, अगर हम उस पर टेम्परेचर की बात करें, अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि सर आप बताते हो कहीं कि जब कोई वाटर बॉयल होता है और बॉयल होने के बाद वो वेपर में चेंज होता है, परंतु मैंने वेपरेशन की डेफिनेशन में बताया कि जब कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर वेपराइज हो जाए, वेपर में चेंज हो जाए,
वही फिनोमिना वेपरेशन कहलाता है। तो अब बात इस पे आती है कि फैक्टर अफेक्टिंग वेपरेशन। वेक्टर यानी कि इससे किस किस बात पे डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है वेपरेशन। एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, एक तो आपका क्या है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, दूसरे नंबर पे क्या है टेम्परेचर, तीसरे नंबर पे ह्यूमिडिटी और फोर्थ नंबर पे विंड। हम एक एक करके समझाएंगे। अब हम सरफेस एरिया के बारे में आपको बताया कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम एक कप में या एक गिलास में पानी ले लेते हैं, 100 ml पानी ले लेते हैं एक कप में। फिर हम वही 100 ml पानी दूसरा 100 ml पानी एक प्लेट में ले लेते हैं और इसको 100 डिग्री इसको हम देखते हैं किसका वेपरेशन जल्दी होगा। तो हमने देखा जो पानी हमने प्लेट में लिया था उसका वेपरेशन जल्दी हो गया। इस बात से यह पता चलता है कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जितनी बड़ी चीज़ में वो रखा होगा, उसका वेपरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। और जितना सरफेस एरिया कम होगा, यानी कप का सरफेस एरिया कम था, तो वहाँ से पानी का वेपरेशन कम हुआ। समझ आ गया। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर पे बात आती है टेम्परेचर की। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। आप 2 गिलास ले लें और दोनों में बराबर पानी ले लो। एक गिलास को पानी सहित फ्रिज में रख दो और दूसरे को सनलाइट में रख दो। अब जो ये बॉक्स बना दिख रहा है ये फ्रिज में रख दिया गया और दूसरे को सनलाइट में। जो भी गिलास सनलाइट वाला है इसमें पानी बहुत जल्दी से वेपरेट हो जाएगा। अब आपने सोचा होगा ये पानी जल्दी से वेपरेट क्यों हुआ, किसके कंपेयर में, फ्रिज में रखे हुए पानी के कंपेयर में। क्योंकि फ्रिज का टेम्परेचर कम है और सनलाइट का टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए वाटर के यानी कि किसी लिक्विड के वेपरेशन में टेम्परेचर का भी इफ़ेक्ट होता है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ही वेपरेशन ज़्यादा होगा, जितना टेम्परेचर कम होगा उतना ही वेपरेशन कम होगा। आपने देखा होगा बड़े बड़े तालाब गर्मियों के दिनों में सूख जाते हैं और सर्दियों में उनमें पानी भरा रहता है, कम सूखते हैं। इसका रीज़न है बहुत बड़ा एरिया है तो सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वेपरेशन ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर भी ज़्यादा हो रहा है, गर्मी ज़्यादा हो रही है तो वेपरेशन ज़्यादा होगा। गांव के बच्चे और अच्छी तरह समझ सकते हैं। हम खेत में पानी भर देते हैं और खेत में पानी भरने से वो बहुत जल्दी गर्मियों के दिनों में बहुत जल्दी पानी सूख जाता है। उसका कारण है टेम्परेचर का ज़्यादा होना। अब हम देखते हैं नंबर 3 आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता। आर्द्रता से समझते होंगे आप पानी की मात्रा ज़्यादा होनी, वायु में वाटर पार्टिकल का ज़्यादा होना। यदि हवा में वाटर पार्टिकल ज़्यादा है तो वेपरेशन कम होगा, क्योंकि रेनी सीजन में यदि हवा में वाटर पार्टिकल कम, यानी कि वाटर पार्टिकल, सीधी सी बात है, अगर वाटर पार्टिकल कम है तो क्या होता है, वेपरेशन ज़्यादा होता है। अब रेनी सीजन की बात करें, रेनी सीजन में हवा में वाटर पार्टिकल जैसे कि हॉट सीजन में वेपरेशन ज़्यादा होता है, यानी कि रेनी सीजन में हवा में वाटर पार्टिकल ज़्यादा होते हैं और हॉट समर सीजन में वाटर पार्टिकल बहुत ही कम होते हैं। तो वेपरेशन भी कब होता है, यानी कि हम वेपरेशन की बात करें तो रेनी सीजन में बहुत कम होता है और समर में यानी कि मई जून के महीने में बहुत ज़्यादा होता है। और बात करते हैं, जैसे कि समर सीजन आया और समर सीजन में मई जून का महीना है तो हवा हमारे पसीने को जल्दी सुखा देती है।
हम पसीने में तरें और हवा में चले जाएं, तो कुछ देर के बाद हम देखते हैं हमारा पसीना कहाँ चला गया। उसका रीज़न है कि समर सीजन में वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में कम होते हैं, ह्यूमिडिटी कम होती है। तो जैसे ही विंड स्पीड, हवा की स्पीड बढ़ी, हवा आई, तो वेपरेशन बहुत जल्दी से हो जाता है और हमें ठंडक महसूस होती है। परंतु जब रेनी सीजन आता है तो टेम्परेचर तो उतना ही होता है। मान ले जाए हॉट सीजन में टेम्परेचर 40 डिग्री टेम्परेचर है, हमारा पसीना जल्दी सूख जाता है। परंतु जब हम रेनी सीजन की बात करें, टेम्परेचर तब भी 40 डिग्री सेल्सियस है, परंतु उसी पंखे के नीचे हम बैठे हैं, हमारा पसीना स्वेट जल्दी से नहीं सूख पाता। तो इसी कारण से वेपरेशन ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है। आपको इसकी डेफिनेशन तो बहुत छोटी सी है, परंतु ये सारी चीज़ें बताई जा रही है, समझाने के लिए एक्टिविटी है। क्वेश्चन आ जाता है, हमें गर्मियों के दिनों में कूलर अच्छा क्यों लगता है, उसकी हवा अच्छी क्यों लगती है? उसका रीज़न है कि गर्मियों के दिनों में ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है और ह्यूमिडिटी इज़ लेस, तो वेपरेशन मोर। सो विंड यानी कि कूलर से हमारा स्वेटिंग जल्दी हो जाएगा और हमें वह हवा अच्छी लगती है। रेनी सीजन में स्वेटिंग सूखने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा और हमारा शरीर चिपचिपा महसूस करता है। अब हम बात करें विंड की। मैंने बताया था 4 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर मैंने बताया था टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर मैंने बताया था ह्यूमिडिटी, तीसरा सबसे पहला फैक्टर सरफेस एरिया था, दूसरा टेम्परेचर था, तीसरा ह्यूमिडिटी, और फोर्थ आता है विंड। अब विंड का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ एयर, हवा का बहना। अब आपने इस बात पे डिपेंड करें हवा के बहने से क्या होता है। आप देखिए, आप कपड़े सुखाते हैं, हवा तेज़ चल रही है, तो हवा के तेज़ चलने से कपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं। जब हवा तेज़ चलती हैं तो कपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं, और यदि हवा कम है तो कपड़े देर में सूखते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट था, वेपरेशन क्या होता है। अब आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा कि वेपरेशन क्या है। वेपरेशन एक फिनोमिनन है जिसमें वेपर्स में बदल जाता है, यानी कि लिक्विड जो है चेंज किस में हो जाता है? वेपर्स में, किसी भी टेम्परेचर पर। वह टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। इस तरह से हमारा वेपरेशन वाला पोर्शन हो गया। अब लास्ट पोर्शन बचा है एवोपरेशन ऑलवेज कोज कूलिंग। वेपरेशन से हमें कूलिंग यानी कि ठंडक महसूस होती है। बहुत एग्जाम्पल है, इसको समझिए आप। वेपरेशन पहले डेफिनेशन बता देते हैं, फिर उसके बाद समझाते हैं। द कूलिंग कॉज्ड बाई वेपरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट when latent heat of vaporization based on the fact that when a liquid evaporates take latent heat of vaporization from surrounding। फिर सुन लीजिए एक बार। द कूलिंग caused by vaporation is based on fact that when a liquid evaporate यानी कि लिक्विड का वेपरेट होना, टेक क्या लेकर? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम सराउंडिंग। इसको आप हिंदी में समझ लीजिए। वेपरेशन के कारण कूलिंग या ठंडक होती है। वो किस कारण होती है? आपके दिमाग में आप, यानी कि वेपरेशन से ठंडक का क्या रीज़न है? इसका रीज़न है जब कोई लिक्विड वेपरेट होता है तो वह अपने चारों ओर से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेता है। मैंने जब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बताया था, मैंने बताया था कि जब लिक्विड से गैसेस स्टेट में बदलता है तो स्टेट चेंज होती है और वहाँ पर
वह हीट लेता है। हमने बर्नर से जलाकर एक्टिविटी दिखाई थी, परंतु टेम्परेचर नहीं बदलता, यानी कि उसने हिडन हीट या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ली थी। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेता है तो उसके पास का एरिया हीट देने के कारण ठंडा हो जाता है। उसके आसपास का जो एरिया है वह वहाँ से हीट लेता है, लेटेंट हीट, और जिसके कारण वहाँ से आसपास का एरिया ठंडा हो जाता है। जैसे कि हमने पसीने वाले कपड़े पहन रखे हैं, हवा चली, वेपरेशन हुआ, तो वेपरेशन होने में उसने क्या लिया? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और वह लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहाँ से लिया? हमारी बॉडी से। जब हमारी बॉडी से कोई हीट निकलेगी तो हमें ठंडक महसूस होती है, यही इसका रीज़न था। आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। आपने देखा होगा डॉग जो होता है वो धूप में बैठ जाता है कहीं भी, या छाँव में बैठ जाता है, गर्मी बहुत होती है, और अपनी जीभ को बाहर निकाल लेता है। उसका रीज़न क्या है? आपने कभी अपने दिमाग से नहीं सोचा कि साइंस, इसमें भी साइंस है, उसने जीभ क्यों निकाल रखी है? क्योंकि उसके शरीर से, उसके मुंह से राल उसकी जीभ पर आ जाती है, और जब उसे गर्मी मिलती है, टेम्परेचर मिलता है, हवा मिलती है, तो जीभ से वेपरेशन होना शुरू हो जाता है। किसका? राल का। उसके ऊपर जो राल आई थी, उसके ऊपर जो एक पसीना था, पानी था, वह पानी का वेपरेशन होना शुरू हो जाता है। और जब वेपरेशन होगा तो वह वेपरेशन होने में अपने चारों ओर से हीट लेगा। कौन सी हीट लेगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जब डॉग की बॉडी से निकल रही है तो डॉग को ठंडक लगनी, यानी कि गर्मी से छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। यही बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था। हम बात करते हैं और भी। विच ऑन लूजिंग हीट गेट्स कूल। जैसे ही हीट लूज होती है तो ठंडक महसूस होती है। हम अपनी हथेली पर एसीटोन या पेट्रोल ले लेते हैं। थोड़ा रिस्की होता है, एसीटोन तो मिलता नहीं, और पेट्रोल को हाथ पे लेना रिस्की होता है, इसलिए आप इस एक्टिविटी को ना करें। मैं दूसरी एक एक्टिविटी और बताऊंगा। एसीटोन या पेट्रोल मान लिया हम हाथ पे ले लें, या थिनर भी होता है घर में, वो ठंडा ठंडा लगता है, तो हथेली पर तो डालें एसीटोन और डाल, तो आपकी हथेली से लेटेंट हीट लेगा। कौन लेगा? एसीटोन, क्योंकि वो उसका वेपराइजेशन हो रहा है और वेपरेट हो जाएगा, तो आपकी हथेली को ठंडक मिलेगी। इसका कारण है एसीटोन या पेट्रोल ने आपके हाथ से हीट ली, और कौन सी हीट ली? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ली, जिससे आपके हाथ की गर्मी उसको वेपरेट करने में चली गई और आपके हाथ को ठंडा ठंडा लगना महसूस हो जाता। दूसरी एक्टिविटी एक और दिखाई गई है। एक हमने पैन ले लिया, फ्राई पैन मान लीजिए, पैन ले लीजिए, या आप तवा ले सकते हैं। तवे से हमने रोटी बना ली, और कुछ समय बाद आप देखते हैं उसके ऊपर अगर कुछ पानी डाल दिया जाए तो पानी तो वेपरेट हो जाता है और तवा सूख जाता है। तो उसका पानी से सीधा पानी ख़त्म हो गया, तो पानी का क्या हुआ? वेपरेशन हुआ, और तवा ठंडा होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब तवा ठंडा क्यों हुआ? तवा ठंडा इसलिए हुआ क्योंकि उसने वेपरेशन के लिए लेटेंट हीट दे दी। किसको दे दी? पानी को दे दी, इसलिए वह तवा ठंडा होना था। यानी कि हमने फ्राई पैन को थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लें और उस पर थोड़ा सा पानी डालें, तो पानी डालने से क्या होगा? वेपरेट होगा, और लिक्विड ने अपनी स्टेट चेंज की। जब वेपरेट हुआ तो लिक्विड ने अपनी स्टेट को, लिक्विड से गैसेस स्टेट में गया। उसे करने में लेटेंट हीट फ्राई पैन से ली उसने, और फ्राई पैन को ठंडा हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू।